सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स इन मार्केट क्रैश, इस पे रहने वाली है आज हमारी वीडियो। अगर आप देखोगे निफ्टी ऊपर से इतना डाउन है तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी नीचे आ चुके होते हैं। तो उन चार पांच स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जो इस टाइम लग रहे हैं हमें कि सही लेवल पे हैं, और कौन से ऐसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए। अब सारे तो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि होगा क्या, जब निफ्टी ऊपर जाना शुरू करेगी, राइट, तो सारे स्टॉक्स नहीं चलते, वो टॉप गेनर्स चलते हैं जो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो उसी पे आज की वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। तो जैसा कि आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है 25,600 के एक टाइम पर 25,600 का हाई लगाने के बाद लगातार नीचे गिर रही थी। अब वो जो भी रीज़न हो, टैरिफ का रीज़न हो या फिर ट्रम्प का जो भी टैंट्रम है जो मोदी के साथ चल रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि मार्केट क्रैश हुई है ऊपर से नीचे। मतलब 25,600 की निफ्टी 24,360 तक आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यही सही टाइम होता है जब आप स्टॉक्स को बाई करो, लेकिन वो कौन से स्टॉक्स हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहती है उसी पे हम बात करेंगे, जो कि निफ्टी के साथ ऊपर जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आप निफ्टी को भी कैसे खरीद सकते हैं, जो कि ज़्यादा सेफ रहता है। तो निफ्टी का ETF होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाई करना है। तो सबसे बड़ी लोग जो गलती करते हैं कि वो कोई भी स्टॉक ऐसे ही खरीदने लग जाते हैं। जब मार्केट क्रैश होती है उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉक भी ऊपर जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको वो स्टॉक देखना है जो कि लगातार नए हाईज बना रहे थे, और सिंस निफ्टी डाउन है तो वो ऊपर से थोड़ा नीचे आए हैं, उनमें हमें ऐड करना है। लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने अभी रखूँगा। पहला जो एग्जांपल है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। अब इसको हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्यों हमारे जो क्राइटेरिया है उसमें ये फिट होता है, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बताता हूँ और इस आईसीआईसीआई बैंक के एग्जांपल से बताऊंगा। आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का लॉन्ग टर्म का चार्ट है। मतलब आप देखोगे नीचे 2024 2025, मतलब पूरा आपको एक डेढ़ साल का दिखेगा कि इसकी क्या ट्रैजेक्टरी है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि हमें वो स्टॉक को पकड़ना होता है जो कि लगातार नए हाईज बना रहे हैं, जिनका ट्रेंड जो है ना टूटा नहीं है। ट्रेंड टूटने का मतलब होता है कि जो पिछला स्विंग है बड़े चार्ट पे, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे, एक डेढ़ साल का जो इसका ट्रेजेक्ट्री है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का जो आपको ट्रेंड दिख रहा होगा, इसमें लगातार नए हाईज बना रहा था, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आया था, और इसने रिसेंटली एक नया हाई बनाया था और वहाँ से ये नीचे आया है। तो होता क्या है, अब आप कहोगे ये तो ज़्यादा नीचे नहीं आया है, ये 1480 से क्या हुआ, 1400 ही आया है। यही अच्छे स्टॉक की खासियत होती है। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी यही होती है कि वो ऊपर से ज़्यादा नीचे नहीं गिरते हैं जितनी निफ्टी गिरी है। अगर आप इसके पीछे का चार्ट देखोगे ना, आईसीआईसीआई बैंक क्यों हम रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप पीछे देखो तो ये लगातार नए हाइस बना रहा है। ये हम 2023 में आ गए, ये 2022 है, उसके पहले 2021 है। तो कोविड से आप देखोगे ना तो लगातार इसमें, अगर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं जो इसकी ट्रेंड है, तो ये मैंने आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अब आप इसमें देखो लगातार नए हाइस बनाता है, एक स्विंग लेता है, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग एंटर करते हैं, फिर स्विंग बनाता है, फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस ट्रेंड लाइन को देखो कितने ब्यूटीफुली ये फॉलो कर रहा है, चाहे जो भी मार्केट में न्यूज़ आई हो ये ब्रेक नहीं करता। अब इसने जो लास्ट स्विंग लगाया था वो लगाया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस लास्ट स्विंग, दो स्विंग को आपको कनेक्ट करना होता है, इस तरह आप कनेक्ट कर दोगे तो आपका बन जाएगा ट्रेंड कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो क्या है। तो इसका आप देखोगे लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। इस तरीके से ट्रेंड ड्रॉ करते हैं कि जो बड़े चार्ट में, मतलब मैंने इसको वीकली 1 वीक पे रखा है, यहाँ लेफ्ट टॉप पे आप देख सकते हो ये 1 वीक है। तो एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की है, तो एक एक हफ्ते में आप देखो यहाँ से इसने लगाया है, फिर एक नया हाई लगाया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर गया ऊपर, फिर थोड़ा सा आप देखो उसी ट्रेंड के आसपास आया 1080 के आसपास, फिर गया 1360, 1360 से फिर से 100 रुपये गिरा, यहाँ पर करीब 1200 के आसपास आया, फिर आप देखो नए हाइस पे गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो आपको दिखेगा कि एक बार के लिए इसने हाई लगाया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन उसी ट्रेंड लाइन पे आया और फिर ऊपर गया।
और फिर अब नीचे आ रहा है। तो हमें इसको ऐड करना है जब तक ये लास्ट हाई है इस यहाँ तक मिले हमें 1360 1400 पे है, तो नीचे थोड़ा सा और आएगा तो ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जो कि नए हाइस पे खड़ा है, उनको बाई करना होता है, क्योंकि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं वो लगातार नए हाइस बना रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। जब निफ्टी नीचे आ रही होती है तो ऊपर से नीचे इस तरीके से आते हैं, लेकिन जो उनका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो इंटैक्ट होता है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है। यही लोग गलती करते हैं, वो इस स्टॉक को नहीं लेंगे, वो वैसे स्टॉक को लेंगे जो लगातार नीचे गिरा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो आप टाटा मोटर्स का चार्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूं। तो इसकी आप ट्रेजेक्ट्री देखो तो क्या है, तो इसमें आपको दिखेगा कि लगातार इसने अपना ट्रेंड जो है ब्रेक कर दिया था। इसका जो लास्ट ट्रेंड था वो था 900 रुपये का। अब यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, फिर भी लोग इसको ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। इसका बेस भी फॉर्म नहीं होने देते। बेस फॉर्म होने का मतलब होता है कि एक डब्लू पैटर्न सा फॉर्म हो, एक बॉटम फॉर्म हो। जब तक बॉटम फॉर्म नहीं होगा तब तक आप एंटर नहीं कर सकते। बॉटम फॉर्म होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि जब मार्केट इस तरीके से स्विंग हाई स्विंग लो बनाती है तो एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाता है। अब इस डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर भी एक स्टैब्लिश हो रखा है, तो इसमें जो पिछला स्विंग है, जैसे इस केस में 720 725 का है, जब तक 725 ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर आप देखो तो स्विंग्स बना रखा है ना इस तरीके से, ठीक है। तो स्विंग्स के ऊपर क्लोज होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जाकर उस पर ऊपर टच कर गया, उस पर एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल ब्रेकआउट हो इस तरीके का, तब हम कहते हैं कि बॉटम जो है फॉर्म हो गया है। तो ये तरीका होता है एंटर करने का किसी भी अच्छे स्टॉक्स में अगर आपको बाई करना है। तो इसलिए हमने टाटा मोटर्स अभी भी अवॉइड कर रखा है, लेकिन मैक्सिमम रिटेल्स जो है वो टाटा मोटर्स में ही फंसे हुए हैं। सो बढ़ते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक जो हमने लिया है वो है, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का। अब इसका लेने का रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ को बाई करना है। अब आपको इसमें स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी, ये बड़ा चार्ट है, मतलब 2025 लॉन्ग टर्म का चार्ट क्या होता है कि आपको पीछे दिख रहा होगा ना पूरे साल साल का। मैं इंट्राडे चीज़ें नहीं देखता, बड़े चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसको 1 वीक का है, इसको अगर आप छोटे पे कन्वर्ट करो डेली पे, 1 डे पे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसने रिसेंटली 460 को ब्रेक किया था। तो हमें क्या होता है ना, जो स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ काम करती है कि एक बार के लिए कोई स्टॉक या कोई कंपनी का शेयर किसी लेवल को, इम्पोर्टेंट जोन को जब ब्रेक करता है ना, इसमें 460 का जो रेजिस्टेंस था, इसको जब इसने ब्रेक किया, अब आप देख सकते हो कि उसी जोन में रीटेस्ट के लिए आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल सारी मार्केट गिर रही है। तो जब सारी मार्केट गिर रही है तो ये भी गिर रहा है, तो उस जोन में आ गया है जहाँ पर आप इसको बाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि होता क्या है ना कि जब एक बार के लिए रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, इसको ब्रेकआउट किया, तो जब ब्रेकआउट होने के बाद यही रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर बायर्स इसमें ऐड करेंगे, तो हमें वो करना है जो बायर्स करेंगे, जो लोग करेंगे। तो ये तरीका होता है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, कि आपको गिरते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना है, उस स्टॉक को पकड़ना है जो कि ब्रेक करने के बाद नीचे आ रहे हैं। उसका रीज़न ओवरऑल मार्केट हो सकती है, जो भी है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, जैसे अभी आपको टाटा मोटर्स का दिखाया है, वैसे स्टॉक में आपको नहीं घुसना है। आपको ऐसे स्टॉक में घुसना है जो कि नए हाइस बनाकर थोड़ा सा ऊपर से नीचे रिट्रेस हुए। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इन्फोसिस का। इन्फोसिस में क्या है, पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर जो है गिरा हुआ है, फिर भी लोग उसमें ऐड किए जा रहे हैं। अरे जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तब आप उसको ऐड करो, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उसको ऐड करते जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर, इसमें लास्ट जो ब्रेक हो गया था यहाँ पर, इसका ब्रेकडाउन आ गया था, इन्फोसिस का चार्ट खुला हुआ है। अब 1500 का जब ब्रेकडाउन आ गया, आप फिर भी उसमें घुसे हुए हो और वो चला गया अब 1400 तक। इसको क्या है ना, अगर ये लास्ट यहाँ पर जो लास्ट सपोर्ट है, यहाँ पर बॉटम फॉर्म होने दो। बॉटम कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको बताया, एक डब्लू पैटर्न सा फॉर्म होगा, तब हम इन्फोसिस लेंगे। और पहला टारगेट हमारा 1500 होगा, दूसरा टारगेट 1650 का। ये तरीका होता है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये देख रहे हो ना आप, इसमें इन्फोसिस का चार्ट है, लगातार नए लोस बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसने लास्ट बॉटम बनाया था, अब इसी बॉटम के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, हमें एक डब्लू सा पैटर्न चाहिए, ठीक है, तब हम एंटर करेंगे इसमें।
नेक्स्ट जो चार्ट हमने ओपन किया है वो है टीवीएस मोटर का। अब इसका चार्ट अगर आप देखोगे ना, क्यों हमने लिया है, आप कहोगे 3000 का है। देखो, महंगा और सस्ते की बात नहीं होती है, रिटर्न जो है ना परसेंटेज में आता है। आप 3000 का स्टॉक लो या 30 रुपये का स्टॉक लो, वो मूव परसेंटेज में करता है, ये बात हमेशा याद रखना। आप 1 यूनिट लो या 100 यूनिट लो, परसेंटेज में आपकी रिटर्न आने वाली है। अगर इसका आप पीछे चार्ट देखोगे ना, बड़े चार्ट मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं इसमें, तो आपको दिखाई देगा कि इसने पिछले साल, ठीक है, पिछले साल 2024 में इसने एक हाई लगाया था। अब आप देखो इसी हाई को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो हुआ क्या कि जब इस चीज़ को इसने ब्रेक किया, मैं इसका चार्ट थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ये मैं वो बात कर रहा हूँ, तो ये टीवीएस मोटर का चार्ट है जहाँ ऊपर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। एंड अब फाइनली इसने पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद अब इसने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद थोड़े ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ देखो, ये एक बार के लिए ऊपर गया, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद फाइनल ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आया, जो भी टैरिफ वैरिफ की वजह से थोड़ा सा नीचे आया। तो क्या होता है ना, इसमें क्या अच्छी बात क्या होती है ना, जब हाई ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को पकड़ते हो या नए हाई को पकड़ते हो, उसमें बेस बना हुआ है। बेस क्या होता है, ये नीचे पूरा बेस है, ये बायर्स हैं, ये इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे जिन्होंने पूरे 1 डेढ़ महीने से इसमें बाइंग करी। क्योंकि बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक दिन में बाइंग नहीं करते, वो बाइंग उनकी होती है रेंजेस में, मतलब रोज़ थोड़ा 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 इकट्ठा करते हैं। तो उससे क्या एक पूरा बेस बन गया। तो जब बेस बन गया है और उस बेस को जब ये ब्रेक करता है तब हम एंटर करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसमें बेस बना रखा है। तो जब जिस भी स्टॉक में बेस बना हुआ है ना इस तरीके का, उसका जब ब्रेकआउट होता है तब हमें उसमें एंटर करना होता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है सिंपल। जितना चीज़ों को आप सिंपल रखोगे ना, उतना आपको स्टॉक मार्केट में इजी होने वाला है। जितना आप टफ रखोगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, 100 आप इंडिकेटर्स लगाओगे तो आपको लॉसेस ही होने वाले हैं, क्योंकि एक इंडिकेटर बोलेगा बाई कर लो, एक इंडिकेटर बोलेगा सेल कर लो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।